क्या हो अगर 15 दिन पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाए जिनके आने के चांसेस 100% है, ऐसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा दी जाए जिनके आने के चांसेस 100% है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, नहीं, हो सकता है कि वो क्वेश्चन यही हो, उसने लैंग्वेज चेंज कर दी हो। बस आज का जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैं इसी इंटेंशन के साथ लेकर आया हूं। हमारे बच्चों के पास टाइम बिल्कुल कम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, केवल 15 दिन बचे हुए हैं, केवल 15 दिन बचे हुए हैं, ओनली 15 डेज लेफ्ट। 15 दिनों में मैं कोशिश करूंगा, 10 दिन में कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट और लॉन्ग कराने की। पहला जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं किससे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। साहब अब बस एक ही चीज काम आएगी, अब बस एक ही चीज काम आएगी, और वो क्या है बेटा? स्मार्ट वर्क। अब अगर ये नहीं है, ये नहीं है तो 50 नंबर के अंदर आ जाओगी। ठीक है, और अगर स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क मतलब उसको वो क्वेश्चन मैंने पहले कर लिए जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए, सारे सैंपल पेपर लगा दिए, या तो दूसरा तरीका है कि भैया ये लेक्चर देख लिया और इसकी हमने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की। आपको दोनों में से जो ज्यादा सुटेबल लग रहा है, आप खुद स्मार्ट हो, आप लोग देख लीजिएगा। आइएगा शुरू करते हैं। आज का जो मेन चैप्टर है वो कौन सा है बच्चा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कराऊंगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में कराऊंगा, और हर ऑप्शन आपको समझाते हुए चलूंगा। इससे क्या होगा कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी। क्या कि हर ऑप्शन अगर समझा तो धीरे धीरे समरी भी होती जाएगी, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। आइएगा, सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है वो क्या है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पहले आपको मैं समझा देता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं किससे? एमसीक्यू से। ठीक है, क्या होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज वेयर द रॉ मटेरियल विल गेट कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल गुड। रॉ मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पे रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है बेटा, चाहे वो आप खेत से लेकर आओ, चाहे आप किसी रॉक से लेकर आओ, चाहे आप बोल सकते हैं किसी ओशियन से लेकर आओ। रॉ मटेरियल मतलब जो नेचुरली मिला हुआ है, सिंपल, जो आपको नेचुरली मिला है, वो इंसान ने नहीं बनाया है रे मेरे बच्चों, वो नेचुरली मिला हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल। आप लेकर आए, आप उसको जब इंडस्ट्री में बनाते हैं उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और इंडस्ट्री में जब वो बनता है तो सिंपली इनको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आइएगा समझते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हर ऑप्शन में आपको समझाऊंगा, हर ऑप्शन के साथ साथ हमारी समरी भी होती चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा बेटा। पहले इसको हम रब कर लेते हैं, आइएगा आप समझते हैं बहुत प्यारी तरीके से। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल। स्टील फैक्ट्री आपको पता है, ब्रेवरीज का मतलब होता है जहां पर ड्रिंक्स बनती है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनता है, बेकरीज मतलब जहां पर केक और पेस्ट्रीज बनती है। अब वो पूछ रहा है, बताइए ये वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, वर्कर जहां पर काम करते हैं स्टील फैक्ट्री में, ब्रेवरीज में, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री में, यहां पर जहां पर कोई चीज बन रही हो, बताइए किस सेक्टर में आएगा? पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। बेटा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर रॉ मटेरियल पैदा होता है। जैसे एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर वहां पे फसल उगती है, फसल में मान लीजिए गेहूं उगा, आपने गेहूं से मैगी बनाया, जहां पर मैगी बना वो इंडस्ट्री वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और जहां से आप गेहूं लेकर आए वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। इसी प्रकार से आप लोग मिनरल लेकर आए, क्या लेकर आए? मिनरल लेकर आए मतलब रॉक जो है, उन रॉक में मिनरल्स रहते हैं। मिनरल का भी एक चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, है ना। मिनरल लेकर आए, मिनरल में आपने देखा कॉपर, ठीक है, आप कॉपर लेकर आए, आप इंडस्ट्री में लेकर गए, वो सेकेंडरी हो गया, आपने उसको एक अच्छे से फॉर्म में बनाकर मार्केट को दे दिया। ठीक है, तो मिनरल भी हो सकता है, एग्रो बेस भी हो सकता है, ठीक है, मरीन बेस भी हो सकता है। मतलब आप शायद हो सकता है कि वो
कहां से लेकर आए हो? ओशियन से लेकर आए हो। कहां से लेकर आए हो? ओशियन से लेकर आए हो। मान लीजिए फिश लेकर आए हो, मान लीजिए फिश लेकर आए हो। फिश इंडस्ट्री को गई, उसने उसको क्या किया? उसने उसको फ्राई करके मस्त पन्नी में पैक करके बेच दिया। ठीक है, इसका मतलब यह है जहां से फिश आई है वो प्राइमरी सेक्टर, जहां पर वो बनी है मतलब उसको आपने फ्राई किया, उसका आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसका अचार बनाया और उसको आपने क्या किया? बेच दिया। तो जहां पर बना वो सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे बेचा आपने मार्केट में भेजा वो टर्शियरी सेक्टर। कहने का मतलब है 3 सेक्टर होते हैं। रॉ मटेरियल का प्राइमरी होता है, सेकेंडरी जहां पर वो चीज बनती है, और टर्शियरी सेक्टर मतलब जहां पर वो चीज बेची जाती है, सोल्ड होगी। ये 3 सेक्टर है। अब बताइए जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर चीजें बनती हैं, तो कौन सेक्टर हो जाएगा? प्राइमरी बिल्कुल भी नहीं, सेकेंडरी बिल्कुल होगा, टर्शियरी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन? ठीक है, इंडस्ट्री कैसी जगह होनी चाहिए या इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए क्या क्या चीजें मैटर करती है? मतलब मान लीजिए कि मुझे एक इंडस्ट्री बनानी है, मैं गया कहां पर? झारखंड गया, मुझे झारखंड में इंडस्ट्री बनानी थी। तो मैंने क्या किया? ये देखा कि भैया यहां पर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि इसके बगैर मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं पाऊंगा। जैसे आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो उसके लिए आटा चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? आपका आटा हो गया। ठीक है, जो रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरा, क्या लेबर चाहिएगा? अरे भैया लेबर के बगैर काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा काम तो वही करेंगे, चाहे कितनी भी मशीनें हो। लेकिन कहीं पर कपड़ा मारना है, कहीं पर कोई चीज बनानी है, कहीं पर कोई चीज उठा के रखनी है, कहीं पर कोई चीज प्रोसेस करनी है, बहुत सारे कामों में हमको लेबर की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल, पैसा लगेगा क्या? बिल्कुल, ये लोग फ्री में काम नहीं करेंगे और ना ही रॉ मटेरियल आपका फ्री में आएगा। तो आपको कैपिटल भी लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। पैसा भी लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। कैपिटल मतलब मनी। ठीक है, हाँ जी। रेनफॉल, क्या रेनफॉल हो सकता है क्या? अरे भैया रेनफॉल की हमको जरूरत नहीं है। आपने जब इंडस्ट्री बनाई, बारिश हो कि नहीं हो, इंडस्ट्री तो चलती रहेगी। या मेरी इंडस्ट्री जहां पर मैं सेट कर रहा हूं, पानी आए या ना आए, रेनफॉल हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट, इसका ध्यान रखना एग्जाम में इसका ध्यान रखना। फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन, जहां पर मेरी इंडस्ट्री बन रही है उसमें से मुझे इनमें से कौन सी चीज की जरूरत नहीं है? आंसर क्या आएगा? रेनफॉल। मुझे रेनफॉल की जरूरत नहीं है, लेकिन इन 3 चीजों की जरूरत मुझे है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, जहां पर कॉपर क्या होगा? मेल्ट होगा, उसमें से अपन गंदगी निकाल देंगे, वो कॉपर स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है, आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे प्रकार की इंडस्ट्री होती है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ, इसी लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत सारे प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब मेरी जो इंडस्ट्री है उसको एग्रीकल्चर से सप्लाई मिलेगा, तब मैं जाके कुछ बना पाऊंगा। जैसे फ्रूट जैम मुझे बनाना है तो फ्रूट्स वहां से आएंगे, तो मेरी इंडस्ट्री कैसी है? एग्रो बेस्ड है। दूसरा मिनरल बेस्ड है, मतलब अगर मैं मेटल का काम करता हूं, है ना, कॉपर प्यूरिफाई करता हूं, आयरन और स्टील बनाता हूं, तो मेरी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है? मिनरल, है ना। तो पहला हो गया एग्रो, फिर दूसरा होगा मिनरल। दूसरा मरीन मतलब मेरी जो इंडस्ट्री है वो ओशियन में जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया फिशेस का, ठीक है। हो सकता है कि मेरी इंडस्ट्री उस पर चलती हो, तो मेरी इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है? मरीन। हो सकता है सॉल्ट, है ना, सॉल्ट भी बनाता हूं, तो मेरी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है? मरीन बेस्ड रॉ मटेरियल पर डिपेंड है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि साहब एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, ठीक है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब मेरी जो इंडस्ट्री है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि मैं फर्नीचर बनाता हूं, है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़े बड़े फर्नीचर बनेंगे, तो मुझे तो जंगल से लकड़ी लानी पड़ेगी, तो मेरी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है? जंगलों पे डिपेंड है। इसका मतलब है बहुत सारे जो इंडस्ट्री होती है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रोल।
ऑन द बेसिस ऑफ रोल। रोल का मतलब क्या हुआ बेटा? रोल का मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनिएगा। देखो, दो प्रकार की इंडस्ट्री होती है, रोल, और एक होती है बेसिक और एक होती है कंज्यूमर। रोल मतलब मेनली उस इंडस्ट्री का काम क्या है, क्या वो इंडस्ट्री मेन बैकबोन है सभी इंडस्ट्री का। जैसे आयरन और स्टील, अगर मैं बात करूं, यहां पे नहीं है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल है बड़ी बड़ी मशीनें बनाना। इसका मेन रोल क्या है? बड़ी बड़ी मशीनें बनाना, और मशीनें जिसको भी जरूरत है उसको देना। ठीक है, जिसको भी जरूरत है उसको देना। जैसे मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट बनना है, तो पार्ले जी की बिस्किट बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी, वो किसकी होगी बेटा? आयरन और स्टील की होगी। मतलब क्या हुआ कि साहब आयरन स्टील इंडस्ट्री वाला आपको आयरन से बनी हुई मशीन देगा, आपको पार्ले जी नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका रोल क्या हुआ? इसका रोल हुआ बेसिक इंडस्ट्री। ये मेन इंडस्ट्री है ना। यहीं से बहुत सारी मशीनें बनेंगी, आपको जो मशीन मुझसे बनवाना है आप मुझे ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट मैं नहीं बनाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ रोल, कि मेरा रोल क्या है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या बना लेगी? पार्ले जी बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी बनाएगी। अब ये क्या करेगी कंज्यूमर इंडस्ट्री? कि मैंने वो चीज बनाई है जिसको कंज्यूमर को डायरेक्ट चाहिए। गए, ठीक है भाई, कोई बड़ा होलसेल मार्केट वाला जाएगा, दुकानदार, और बोलेगा भैया पार्ले जी के इतने इतने हजार या लाख पैकेट्स मुझे दे दीजिए। ठीक है, और वो कंज्यूमर को बेच देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडस्ट्री है कंज्यूमर इंडस्ट्री, ये वो प्रोडक्ट बनाती है जिसकी जरूरत कंज्यूमर को डायरेक्ट पड़ती है, और बेसिक इंडस्ट्री वो है जो केवल बाकी के इंडस्ट्री को जरूरी सामान प्रोवाइड करती है। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज है, आयरन स्टील कॉपर स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, किस प्रकार की इंडस्ट्री है? एग्रो बेस्ड है क्या? बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या? बिल्कुल नहीं। बेसिक इंडस्ट्री क्या? बिल्कुल है। ठीक है, आयरन और स्टील से ही सभी मशीनें बनेंगी, उसमें कॉपर भी लगेगा, उसमें एल्यूमिनियम भी लगेगा, तो किस प्रकार की इंडस्ट्री हो गई? बेसिक इंडस्ट्री हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट गैस इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। ध्यान दीजिएगा वैसा। ठीक है, जैसे अब मैं बात करता हूं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, तो मिनरल बेस में क्या क्या आ जाएगा? मिनरल बेस में आयरन स्टील आ जाएगा, आयरन स्टील, एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है, कॉपर आ जाएगा, ठीक है, कॉपर आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये क्या पूछ रहा है, कि जिससे एयरक्राफ्ट बनते हैं, जिससे बर्तन बनते हैं और जिससे वायर बनती है, वो इसमें से कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। आयरन स्टील से एयरक्राफ्ट बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एल्यूमिनियम से बनेगा क्या? देखते हैं। कॉपर से बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स? बिल्कुल भी नहीं। एल्यूमिनियम से ये सारी चीजें बनती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है। अगर हवाई जहाज भारी हो जाएगा तो शायद उड़ने में दिक्कत हो। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें आयरन इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। वायर्स भी और बर्तन भी, ये सारी की सारी चीजें कहां पर बनती है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में, एल्यूमिनियम में। और इसका और क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम का और क्या है? बॉक्साइट है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक ही स्लाइड में बताते हुए चलूंगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का और क्या है? बॉक्साइट है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, डैश इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री क्या? जो दूसरी इंडस्ट्री को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, बड़ी बड़ी मशीनें प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक इंडस्ट्री। जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर मशीनरी। ठीक है, क्या बोल रहा है? वो ये कहना चाह रहा है, एक बेसिक इंडस्ट्री, वो कौन सी बेसिक इंडस्ट्री है जो हैवी भी होती है, मीडियम भी होती है और लाइट भी होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या आयरन स्टील होता है क्या? एल्यूमिनियम होता है क्या? कॉपर होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स होता है क्या? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। ठीक है, इसमें से एल्यूमिनियम लाइट ही होता है, वो हैवी नहीं होता, ना ही मीडियम होता है। कॉपर लाइट ही होता है, वो हैवी नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स बात ही अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कैटेगरी में आएगा ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आयरन एंड स्टील। ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें क्या आएगा? क्योंकि आयरन बहुत सारे प्रकार का होता है। ठीक है,
पिग आयरन होता है, एक पिग आयरन होता है, और एक आयरन से हम क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ हैवी होता है और कुछ लाइट होता है, और इसी प्रकार से कुछ आयरन मीडियम प्रकार का भी होता है। कहने का मतलब यह है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो हैवी में भी आती है, मीडियम में भी आती है और लाइट में भी आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, Suresh work in an industry which uses metal as a raw material. Identify the type of industry in which Suresh is working. है ना, थोड़ा पॉज कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है। बताइएगा, सुरेश ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अभी मैंने बताया आपको कि मेटल्स का इस्तेमाल मिनरल में किया जाता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में किया जाता है। तो लाइट इंडस्ट्री होगा क्या, नहीं। कंज्यूमर होगा क्या, नहीं। मिनरल बेस्ड होगा क्या, हाँ। ये मैं समझा चुका हूं, क्या समझाया था मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है। दूसरा मिनरल बेस्ड होता है, दूसरा मिनरल बेस्ड होता है। तीसरा मरीन बेस्ड होता है, पानी वाला। चौथा फॉरेस्ट बेस्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं रिपीटेशन करता जाऊंगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहां पर मजा आएगा। द आयरन स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। छोटा नागपुर सबसे पहले कहां पर, ये बताओ। छोटा नागपुर है झारखंड में। छोटा नागपुर कहां पर है, झारखंड में है। छोटा नागपुर कहां पर है, झारखंड में है। और ये बोल रहा है कि द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। देखो, सबसे पहले तो जो सही है उसको हम कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, हो सकता है ये हमारा आंसर हो। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन। ये तरीका है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। देखते हैं इनकरेक्ट है क्या। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। ये सही की गलत है, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि झारखंड में हमको आयरन मिल जाएगा, झारखंड में हमको आयरन मिल जाएगा। इसलिए जमशेदपुर, है ना, जमशेद जी टाटा के नाम पर वहां पर नाम है। क्यों, क्योंकि आयरन वहां पर ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा आयरन की जो चीजें बनती है वो जमशेदपुर में बनती है। और यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, the first cement plant was set up in Nagpur 1916. The chemical industry in India is fast growing and diversifying. ठीक है, चलिएगा, पॉज कीजिएगा और आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which one of the following cities has emerged as the electronic capital of India? इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, हमारे यहाँ बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो नोएडा, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, है ना, बाकी जगह पर भी है, यहां पर भी है। Which of the following cities has emerged as the electronic capital of India? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको बोलते हैं? अरे चारों जगह पर ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक बनता है, नो डाउट, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा सर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, क्वेश्चन क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल पूछ लिया, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नियोर एक नाम है सजेस्टेड वे टू रिड्यूस पोल्यूशन। उसने क्या बोला, रिड्यूस पोल्यूशन बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स, है ना, मतलब स्मोक धुआं निकलता है तो वहां पर आप लोग क्या लगा दीजिए, स्क्रबर लगा दीजिए ताकि धुआं ज्यादा ना फैले। ठीक है, टू फैक्ट्रीज with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. Which type of pollution she is trying to control? वो ये कह रही है कि साहब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से क्या निकलता है, जो भी निकलता है, हो सकता है गंदा पानी निकल रहा हो सकता है धुआं निकल रहा हो, ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा कि ये चीजें लगा दो, स्मोक स्टिक लगा दो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स लगा दो, ठीक है, ताकि धुआं ज्यादा बाहर ना जाए, फिल्टर्स लगा दो ताकि धुआं फिल्टर होकर जाए,
वो कह रहा है कि किस पोल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, एयर पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन में क्या होता है, स्मोक निकलेगी कहां से, फैक्ट्री से, ठीक है, और हार्मफुल गैसेस निकलेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन कैसे होता है सर, बहुत ही गंदा पानी आप रिवर्स में डंप कर देते हो, तो वाटर पोल्यूट हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन, आपने ऐसी ठोस चीजें जमीन पर फेंक दी कि धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो केमिकल था वो सॉइल में उतरा, ऊपर से बारिश हुई, वो उसको जमीन तक लेकर गया, ग्राउंड वाटर भी गंदा हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन मतलब आवाज से जो पोल्यूशन होता है, ज्यादा डेसिबल पे अगर आपने कोई चीज सुनी तो एक्चुअली में वो पोल्यूशन है। पोल्यूशन मतलब कोई चीज गंदी कर देना, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एयर पोल्यूशन। ये चीजें जो लगाने का बोल रही है वो कौन से पोल्यूशन को रोकने की बात कर रही है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। असर्शन और रीजन है, सुनिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है साहब। तो ऑप्शन असर्शन तो सही है, अब बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर creation of unemployment and poverty in our country। मतलब ये है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी इन आवर कंट्री। अगर हमारी इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं हुई तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी आ सकता है। क्या ये सही है क्या? देखो, ये असर्शन जब बोल रहा था तब तो लग रहा था बात सही है, ठीक है। असर्शन जब बोल रहा था तब तो लग रहा था बात सही है, लेकिन उसने रीजन सही नहीं दिया, इसलिए क्या आ जाएगा, है ना, A is true but R is false। A is true but R is false। ध्यान दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट आइएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर। इसमें कोई गलती नहीं है, असर्शन बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कंज्यूमर डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन इसका क्या है, डायरेक्टली बनाती है, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि कंज्यूमर इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्योंकि रीजन नहीं यार, देखो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो सकता है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो, लेकिन रीजन उसने सही नहीं दिया। कंज्यूमर इंडस्ट्री इसलिए, है ना, कंज्यूम प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर, है ना, वो डायरेक्ट यूज के लिए बनाती, कंज्यूमर के लिए। क्यों बनाती है, क्योंकि वो एग्रो बेस्ड है। अरे यार, वो मिनरल बेस्ड भी तो हो सकती है। रीजन सही नहीं है ना। देखो, बोथ A and R are true, but R is not correct explanation of A। ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, उसने रीजन सही नहीं दे रहा है। अदरवाइज ऐसी कंज्यूमर इंडस्ट्री भी हो सकती है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। फिर से हम पार्ले जी का एग्जांपल लेते हैं। पार्ले जी बनता है गेहूं से, तो हो सकता है मैंने खेती वाली से क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वो मुझे गेहूं देता है और मुझसे पार्ले जी बना लेता हूं, तो बिल्कुल। लेकिन रीजन जो देने का तरीका था वो सही नहीं था। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। देखो, चेन्नई, यस, यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये फैक्चुअल है, इसमें आप जोर लगा लेना, आधे घंटे बैठे रहना, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका ये फैक्चुअल आंसर है, चेन्नई ऑटोमोबाइल होता है, लेकिन उसने पूछा है नॉट। बेंगलुरु देखते हैं, जमशेदपुर नहीं है, सॉरी, जमशेदपुर क्या होगा बेटा, जमशेदपुर क्या होगा यहां पर, जमशेदपुर भी होगा, ठीक है। यहां पे जमशेदपुर भी सही होगा, लेकिन उसने पूछा है नॉट। और कोयम्बटूर भी होगा, बेंगलुरु नहीं होगा।
बेंगलुरु ऑटोमोबाइल की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक के लिए ज्यादा पहचाना जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये होगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब जब भी इंडस्ट्री में कोई चीज बनती है तो उसमें हो सकता है ऐसा वेस्ट निकल रहा हो जो लिक्विड के फॉर्म में हो, ऐसा वेस्ट निकल रहा हो जो एयर के फॉर्म में हो, स्मोक के फॉर्म में हो, या ऐसा वेस्ट निकल रहा हो जो बिल्कुल कैसा हो, सॉलिड हो। आइएगा समझते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्लाई ऐश, है ना, उड़ती हुई राख, उड़ती हुई राख। तो उड़ती हुई राख है तो भैया ये तो एयर हो गया, ये तो एयर से रिलेटेड हो गया, उसने सॉलिड पूछा है हमको। फोस्फोजिप्सम, आयरन और स्टील स्लैग्स, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, सॉलिड हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑल ऑफ दी अबो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि सर ये तो एयर है, लेकिन ऐश जो होती है वो सॉलिड में होती है, क्योंकि फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एयर में है, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले वहां पे एयर लिख दिया। आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो, फ्लाई लेकिन उसके बाद क्या लिखा उसने, ऐश, तो सर एयर, लेकिन ऐश तो सॉलिड होती है, ऐश तो सॉलिड फॉर्म में होती है, राख, तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। फॉस्फोजिप्सम में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉस्फोजिप्सम क्या होता है, देखो फॉस्फेट का एक रॉक होता है, फॉस्फेट का क्या होता है, एक चट्टान होती है। इसको जब हम इसको जब हम तोड़ रहे होते हैं तो इसमें से बहुत सारी चीजें निकलती है, ठीक है, वो कहलाती है फॉस्फोजिप्सम, है ना। ये एक वेस्ट है, ये क्या है बेटा, वेस्ट है, जो किसमें से निकलती है, फॉस्फेट रॉक में से निकलती है। हमारे पास बहुत प्रकार के रॉक हैं, कोई ऐसे रॉक होते हैं जिसमें से गोल्ड निकलता है, कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें से आयरन निकलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कुछ ऐसे रॉक होते हैं जिसमें से कोल निकलता है। इसका मतलब ये है कि फॉस्फेट का भी एक रॉक होता है, लाइमस्टोन का भी एक रॉक होता है। फॉस्फेट रॉक को जब आप बनाते हो या उसका यूज करते हो तो उसमें से क्या निकलता है, फॉस्फोजिप्सम निकलता है। इसका मतलब ये है कि सब ऑल ऑफ दी अबो आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, ऑल ऑफ दी अबो, तीनों के तीनों क्या है, सॉलिड वेस्ट है। फ्लाई ऐश ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब कोयले से, है ना, कोयले से जो राख निकलेगी, थर्मल, जहां पर कोयले से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं, है ना। कोयले से आपने क्या किया, पानी को गर्म किया और पानी गर्म हुआ तो स्टीम निकली, उस स्टीम से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई टरबाइन को घुमाकर। तो ये सब कुछ होता है कहां पर, है ना, ये सब कुछ कहां पर होता है, ये सब कुछ कहां पर होता है, एनटीपीसी में होता है। एनटीपीसी थर्मल मतलब गरम, ठीक है, तो गर्माहट से जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो एनटीपीसी में बनती है। क्वेश्चन ये था कि जब फ्लाई ऐश क्या है, तो यहां पर जो राख बनेगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, सेकेंडरी होगा। नेक्स्ट, on what basis are the small scale and large scale industries are classified। ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, कुछ लार्ज स्केल होती है। भैया मेरे पास स्मॉल स्केल इसलिए है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। मेरे पास लार्ज स्केल इसलिए है क्योंकि मेरे पास पैसा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, नहीं साहब, रॉ मटेरियल के बेस पे तो हो ही नहीं सकता। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, बिल्कुल, है ना, पैसा, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप बड़ी इंडस्ट्री बनाओगे, आपके पास कम पैसा है तो आप छोटी इंडस्ट्री बनाओगे। ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पर तो भैया कौन कौन सी होती है, एक होती है प्राइवेट इंडस्ट्री, है ना, एक होती है पब्लिक इंडस्ट्री, ठीक है, एक होती है जॉइंट इंडस्ट्री, और एक होती है आपकी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। प्राइवेट इंडस्ट्री का मालिक कोई प्राइवेट होता है जैसे अंबानी, पब्लिक इंडस्ट्री का मालिक सरकार होता है, जॉइंट इंडस्ट्री का मतलब
जहां पर अगर सरकार के पास पैसा कम है तो वो किसी प्राइवेट वाले से बात करती है, उनसे पैसा लेती है और दोनों मिलकर काम करते हैं, उनको बोलते हैं जॉइंट इंडस्ट्री। और बाद में है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है बच्चा जहां पर अमूल का एग्जांपल लेते हैं, जहां पर जो प्रोड्यूसर है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो भी मालिक है और वर्कर भी मालिक है, ठीक है। वहां पर सभी मालिक होते हैं, जो ऑपरेट कर रहा है मतलब जो चला रहा है, जो पैसा लगा रहा है वो भी मालिक है, जो दूध लाकर दे रहा है वो भी मालिक है, और जो वर्कर्स है वो भी मालिक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं अमूल का, ठीक है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? फिर से यहां पर सर्कल बना लीजिए, इसमें से कौन सी मिनरल बेस्ड नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सी मिनरल बेस्ड नहीं है। कॉपर मिनरल है, आयरन स्टील मिनरल है, शिप बिल्डिंग इसमें आयरन लगेगा मिनरल है, सीमेंट मिनरल नहीं है, सीमेंट मिनरल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सीमेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन कंप्यूटर एक्सेट्रा? कौन सी इंडस्ट्री टेलीफोन कंप्यूटर बनाती है? सीमेंट बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, आयरन स्टील बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द अबव। देखेंगे क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कंप्यूटर टेलीफोन? यार सिंपल सा आंसर है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जहां पर कंप्यूटर मिलते हैं, जहां पर कंप्यूटर बनते हैं, जहां पर टेलीफोन बनते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री होती है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है। कौन सी इंडस्ट्री होती है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? ऑयल इंडिया लिमिटेड, हमको सभी को पता है कि जो तेल है, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, उसको पूरी तरह से उस पर जो ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है बेटा? उस पर ऑनरशिप किसकी होती है? सरकार की होती है। किसकी होती है? सरकार की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए होती है। अगर मान लीजिए तेल, पेट्रोल की बात कर ले या पेट्रोल की बात कर लेते हैं, उसके बाद एलपीजी की बात कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। अगर इन पर हमने प्राइवेट वालों को अधिकार दे दिया तो क्या गरीबों को कुछ मिल पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है। इसलिए बहुत बेसिक फैसिलिटीज सरकार क्या करती है? अपने अंडर में रखती है, और जो सरकार अपने अंडर में रखती है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। इसलिए कौन सी इंडस्ट्री हो गई? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हो गई। मैंने आपको समझा ही दिया कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती है, प्राइवेट भी होती है, जॉइंट भी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, which element is entirely important for making fertilizers in India? Which element is entirely important for making fertilizers in India? ध्यान दीजिएगा, तो सॉरी इंपोर्टेंट नहीं होगा, ये इंपोर्टेड होगा, सॉरी है ना, इंपोर्टेड, सॉरी है ना। विच एलिमेंट इज एंटायरली इंपोर्टेड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर इन इंडिया? ऐसी कौन सा एलिमेंट है जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेट है, फॉस्फेट देखते हैं, पोटेशियम है, एमोनियम भी है, फॉस्फेट नहीं है। हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं इसको हमारे पास, क्योंकि फॉस्फेट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फेट इज द राइट आंसर, फॉस्फेट इज द राइट आंसर। फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारे प्रकार के फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, तो उसको नाइट्रेट तो मिल जाता है, पोटेशियम भी मिल जाता है, एमोनियम भी मिल जाता है। फॉस्फेट क्या होता है साहब? इंपोर्ट करके लाना पड़ता है सरकार को, तब जाके वो फार्मर को मिल पाता है, ठीक है। ये थे आपके एमसीक्यूज। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, शांति से। क्या होता है कि बच्चे रटना शुरू कर देते हैं आंसर्स को, बाकायदा आप रटिए, लेकिन किसी अच्छी कॉपी में किसी भी क्वेश्चन का कीवर्ड आप लिखकर रखिए कि मुझे उस आंसर में ये शब्द रखना ही रखना है। इस वर्ड के बगैर वो आंसर कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगर मैं पूरी बॉडी की बात करता हूं तो बैकबोन अगर ना हो तो इंसान खत्म हो गया, हार्ट अगर ना हो तो इंसान खत्म हो गया, किडनी दोनों ही चली गई हो
तो इंसान खत्म हो गया। इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के आंसर में वो जरूरी वर्ड ना हो तो आंसर खत्म हो गया, आपको सामने वाला नंबर नहीं देगा। मैं आपको सारे आंसर्स नहीं बताऊंगा यहां पर, उस आंसर में आपको क्या लिखकर ही आना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आपको क्या लिखकर ही आना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटीज इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। क्या था इस आंसर में, 1 2 3 4, केवल 4 पॉइंट थे, इसको आपको सजाकर लिखना था, ग्रामर का इस्तेमाल करके लिखना था और आंसर यहीं पर खत्म हो जाता, यहीं पर खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटीज इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्ट इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज। कैसे इंडस्ट्री हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन मनी ला सकता है या कैसे अच्छे रिश्ते बना सकता है। ठीक है, मैं कैसे फॉरेन मनी अपने देश में ला सकता हूं, कैसे उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। मान लीजिए आपने ज्यादा से ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट किया, किसको, पाकिस्तान को। अब जो आपके संबंध बिगड़े हुए थे धीरे धीरे सुधरेंगे, संबंध यहां पे सुधर गए। दूसरा, आपको फॉरेन मनी लेकर आना है, क्योंकि दूसरे देश का पैसा जब हमारे देश में स्टोर होता है, ठीक है, तो हम दूसरे किसी तीसरे देश से कोई जरूरी चीज खरीद सकते हैं। मतलब ये है, मतलब क्या है कि साहब आपने अगर कॉटन जो है ठीक है, कॉटन जो है आपने यूएसए को बेचा तो यूएसए आपको क्या देगा, आपको डॉलर देगा। आपको क्या देगा, डॉलर देगा। इसका मतलब है हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज कैसे आ सकता है, एक्सपोर्ट से आ सकता है। ठीक है, एंड प्लस मैन्युफैक्चर्ड गुड, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर अगर करते हो तो आप दुनिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें बेच सकते हो और फिर आपके यहाँ क्या आ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब है फॉरेन मनी का आना, और जब हम किसी देश से संबंध रखते हैं तो संबंध भी क्या होते हैं, हमारे अच्छे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये है कि साहब इस भागादौड़ वाली जिंदगी में या दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है तो हमारी इंडस्ट्री को और बेहतर होना होगा अगर हम इस कंपटीशन में रहना चाहते हैं, तो इसको आप जस्टिफाई कीजिए। तो कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे, बिल्कुल, क्योंकि साहब देखो क्वालिटी होगी तो कंज्यूमर खरीदेगा। इनोवेशन, कोई नई चीज प्रोड्यूस करोगे, एप्पल वाले ने कोई मोबाइल बनाया, सैमसंग वाले ने उससे भी सस्ता बना दिया और अच्छा बनाया तो उसने इनोवेट किया तो आपकी चीज खरीदी जाएगी। कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब जाके क्या हो सकता है साहब, आप कंपटीशन में टिके रह सकते हो। प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंस, होना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, इनोवेट करना पड़ेगा और कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। सिंपल सा आंसर है, एग्रो बेस्ड के लिए क्या क्या लिखोगे आप, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉटन और जूट एग्जांपल हो जाएगा। मिनरल बेस्ड में मिनरल्स होते हैं, आयरन स्टील एग्जांपल हो जाएगा। मैं आपको समझा चुका हूं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, फॉरेस्ट बेस्ड होती है, मरीन बेस्ड होती है। ये कुछ बेसिक इंडस्ट्री है जो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, क्लासिफाई रिसोर्सेस बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, वजन के आधार पर, है ना, कि भाई वो रॉ मटेरियल हल्का है कि रॉ मटेरियल भारी है। फॉर एग्जाम्पल आयरन का इस्तेमाल करते हो तो हैवी रॉ मटेरियल है, तो वो क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि बल्क एंड वेट
वेट और बल्क के बेस पर कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती है? तो एक होती है हैवी इंडस्ट्री और एक होती है लाइट इंडस्ट्री। वजन के आधार पर कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती है? हेवी होती है, लाइट होती है। हैवी रॉ मटेरियल, हैवी रॉ मटेरियल, हैवी इंडस्ट्री में क्या यूज होगा? हैवी रॉ मटेरियल जैसे आयरन और स्टील। लाइट इंडस्ट्री में क्या होगा? लाइट रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, हल्के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेम सम मेजर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे स्टेट बनाइए जहां पे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ऐसे स्टेट्स बनाइए जहां पर फर्टिलाइजर बनते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर यूपी, फिर पंजाब और केरला। ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला। ठीक है, नेक्स्ट, नेम सम मेजर इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। ठीक है, कौन कौन सी है? केमिकल इंडस्ट्री है, बिल्कुल। जब आप केमिकल बनाओगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी साहब? क्या करेगी? वो एयर पोल्यूशन करेगी, धुआं निकलेगा। पेपर, ऑब्वियसली पेपर बनाओगे। ब्रिक किल्न, जब आप ईंटें बनाओगे तो धुआं निकलेगा। रिफाइनरी, जब कोई चीज रिफाइन करोगे धुआं निकलेगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और जब आप कोई फॉसिल फ्यूल जलाओगे तो भी धुआं निकलेगा। ये रही इसके आंसर की। ठीक है, हाउ डज थर्मल पोल्यूशन अफेक्ट वाटर बॉडीज? थर्मल पोल्यूशन में आपको बता चुका हूं, है ना। कोयला जहां पे जलता है, कोयले के जलने से जहां पर इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो होगा थर्मल पोल्यूशन। तो हाउ डज थर्मल पोल्यूशन अफेक्ट वाटर बॉडीज? अब वहां पर जब कोयला जलेगा, पानी को गर्म किया जाएगा, पानी को गर्म करने से जो भाप निकलेगी वो भाप टरबाइन से घुमाई जाएगी और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो यहाँ पर वेस्ट क्या हो गया? अपना पानी। अब वो बहुत गर्म है, तो गर्म पानी को आपको रिवर में नहीं भेजना है, इससे भी पोल्यूशन हो जाता है। क्योंकि खराब, पोल्यूशन मतलब कोई चीज आपने खराब कर दी। ठीक है, तो हॉट वाटर से हो सकता है पोल्यूशन, है ना। फैक्ट्रीज में जो हॉट वाटर होता है वो क्या होता है? ड्रेन कर देते हैं। कहां पर? हम रिवर्स, बिफोर कूलिंग। उसको ठंडा भी नहीं किया और उसको आपने क्या किया? ड्रेन कर दिया। कहां पर? रिवर्स में। कहां पर होता है सब कुछ? फैक्ट्रीज में। और क्या ड्रम कर देते हैं हम लोग? फेंक देते हैं हॉट वाटर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, है ना। इसका मैं बता चुका हूं पहले भी, है ना। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, ठीक है, डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास प्लस हार्मफुल केमिकल्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स, गार्बेज, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर। अब देखिएगा इसका क्या कनेक्शन है। इसका कनेक्शन ये है कि आप जब कोई भी चीज जब फेंकते हो, कोई भी चीज जब आप फेंकते हो, जैसे स्पेशली कांच वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है साहब? आपने सॉइल में फेंका, ठीक है, केमिकल भी फेंके, आपने सॉल्ट भी फेंके, कोई पैकेजिंग, चॉकलेट तो जो है रैपर आपने वही फेंक दिया, गार्बेज, गंदगी फेंकी, ठीक है। अब क्या हुआ? सॉइल में, ये चीज सॉइल में चली गई। अब क्या होगा? मान लीजिए बारिश हुई तो इसका जो केमिकल निकलेगा वो डायरेक्ट कहां जाएगा? ग्राउंड वाटर में जाएगा। कहां जाएगा? ग्राउंड वाटर में जाएगा। मतलब जो पीने का पानी वो भी आपने क्या कर दिया? खराब कर दिया। इसलिए सॉइल और वाटर पोल्यूशन दोनों हो गया। इससे सॉइल पोल्यूशन भी हो गया और वाटर पोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जामिन हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। एग्जामिन हाउ डू इंडस्ट्री पोल्यूट द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, मतलब आपके यहाँ पे जो फ्रेश पानी है वो कैसे पोल्यूट हो जाता है। आपके यहाँ जो फ्रेश पानी हो कैसे पोल्यूट हो जाता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट से हो जाता है। ऑर्गेनिक क्या होता है साहब? जो बिल्कुल नेचुरल चीज होती है। इनऑर्गेनिक क्या होता है? जो नेचुरल चीज नहीं होती है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, टैंडीज इंडस्ट्री, है ना। ये सारी चीजें क्या करती है? जब चीजें बनती हैं, ये सारी चीजें जब बनती हैं तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं? ऐसा का ऐसा वो पानी पूरा नदियों में फेंक देते हैं। इससे हमारी क्या होगी? इंडस्ट्रीज, इससे हमारा क्या होगा? पोल्यूशन होगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? जहां से हमें बिजली मिलती है, पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है, आईएसओ सर्टिफाइड है, और ये इसको हमने जवाबदारी दे रखी है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी। ठीक है, कि इन्वायरमेंट को मैनेज भी करेगी कौन? एनटीपीसी।
प्रिजर्विंग नेचुरल इन्वायरमेंट, और इसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व भी करेगी। देखो मेरे कहने का क्या मतलब है, आप लोग इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, आंसर रटे नहीं जा सकते, लेकिन कीवर्ड्स तो अगर आपने एक बार ध्यान रख लिया तो भले ही आप कम लिख कर आओगे लेकिन सामने वाला आपको नंबर दे ही देगा, सामने वाला नंबर आपको दे ही देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कुछ शॉर्ट आंसर्स के लिए मैंने कीवर्ड निकाल के रखे हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। जैसे मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, नेम एनी 2 सेंटर्स वेयर इंडस्ट्री लोकेटेड। ठीक है, टू अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्यों हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्यों ज्यादा ग्रो हुए? एक तो हम नए नए मॉडल्स लेकर आ रहे हैं, कस्टमर की डिमांड्स है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब यूएसए, रशिया, फ्रांस, ये लोग भी हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो गाड़ियां बन रही है, तो बिक रही है, तो यहां पर हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप बता ही दिया मैंने, पब्लिक होता है, सरकार इसकी मालिक होगी, प्राइवेट वाला मालिक होगा, जॉइंट सेक्टर दोनों मालिक होंगे, और कोऑपरेटिव जहां पर जो उसको कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि साहब जो उसका मालिक है वो तो है ही, लेकिन जो उसको सप्लाई कर रहा है गुड वो भी उसका मालिक है, और जो वहां पे वर्कर्स है वो भी उसके मालिक है, हम क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीजें बनती है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में बनती है। पार्क मतलब क्या, पूरा का पूरा बिल्डिंग डेडिकेटेड है सॉफ्टवेयर के लिए। अब वहां पे उनको क्या क्या चाहिए, हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी, वाईफाई बड़ा तगड़ा चाहिए, वहां पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जितना भी सॉफ्टवेयर बनाना है बनाओ, क्योंकि आज की दुनिया सॉफ्टवेयर पे चलती है। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट प्लस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, और तीसरा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है कॉल सेंटर्स, है ना, कॉल सेंटर्स। ठीक है, कॉल सेंटर्स कि भैया सॉफ्टवेयर हमको बनाने हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया जानना, फीडबैक जानना, वो क्या चाहते हैं, तो वहां पर कॉल सेंटर्स वाले भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 फेसेस बाय व्हिच ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस कैन बी डन। ठीक है, कोई पानी गंदा हो जाता है तो उसको सुधारते कैसे हैं? सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी मतलब पहला स्टेज क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा। मान लीजिए ये कचरा है, ये कचरा है, अब क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कि यहां से पूरा ये जो मोटा मोटा कचरा है इसको उधर ही रहने देंगे, और जो पानी पानी है वो इधर ले आएंगे। लेकिन इस पानी में भी अभी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग कैसे करेंगे, इसको और तोड़ेंगे, इसको आपने और तोड़ दिया तो ये और बारीक बारीक हो गया। लेकिन अभी भी क्या करना है, फ्लोकुलेशन करना है। और फ्लोकुलेशन क्या होता है कि जो बारीक बारीक और चीजें बनी है, कोशिश करें कि उनको अब एक जगह लेकर आए और उनका एक बड़ा सा टुकड़ा बनाए, इसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन। और बाद में सेडिमेंटेशन होता है, कोशिश करें कि पूरा जो कचरा है वो नीचे बैठ जाए और केवल वाटर यहां पर रहे, इसको बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देंगे जो कचरे को खा जाएगा और उसमें से पूरा कचरा खत्म हो जाएगा। टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या होता है, केमिकल प्लस बायो प्लस फिजिकल प्रोसेस। केमिकल में क्या आ जाएगा बेटा, कुछ ऐसी चीजें डालेंगे, जैसे क्लोरीन डाल दिया आपने, तो क्लोरीन क्या कर देगा, उस वाटर को क्या कर देगा, फ्रेश कर देगा, अच्छा कर देगा। देखिए मुझे स्पीड में चलना पड़ेगा, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि साहब रिवीजन मैटर है। आप इसको स्लो स्पीड में देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और इसको कीजिएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस आर मेड फॉर यू। आपको कीवर्ड ध्यान रखने होंगे, आपको एमसीक्यू ध्यान रखने होंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर स्पीड स्लो कर लीजिए
या तो सर असर्शन और रीजन पे थोड़ा टाइम दीजिए या एमसीक्यू पे आप थोड़ा टाइम दीजिए, तो आई विल डू इट फॉर श्योर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, है ना। प्लीज डू कमेंट, क्या आपका फीडबैक है, क्या आपको चाहिए, क्या कंटेंट आप चाहते हो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डू इट बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर यू, ठीक है। बिकॉज आपके मार्क्स ही मेरा अचीवमेंट है, इससे ज्यादा आई डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, और प्लीज पढ़ते रहिए, प्लीज पढ़ते रहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा।